नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है। पूरे विश्व में पिछले 20 सालों से 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है लोगों को ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूक करना। तो ब्रेन ट्यूमर क्या है, कैसे होता है, किन्हें इसका खतरा ज्यादा होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर HP सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा, सबसे पहले तो शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर सिन्हा, चूंकि आज ब्रेन ट्यूमर डे है और जागरूकता के लिहाज से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रेन एक ऐसी चीज है जो ना तो दिखाई देती है, ना उसकी तकलीफ समझ में आती है। कितना मुश्किल होता है कि अगर ब्रेन के अंदर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी पनप रही हो, कोई हलचल हो रही हो, इसको कैसे समझा जाए। हमें लगता है इसी बात पर जागरूक होना बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल। हेलो, बोले सर। ये वर्ल्ड ब्रेन डे का मकसद ही यही है, ब्रेन ट्यूमर डे का मकसद ही यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ब्रेन ट्यूमर के संदर्भ में मिल जाए। क्योंकि बहुत बार की, जैसा आपने बताया कि ब्रेन के अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती बाहर से, तो एक दो लक्षणों के आधार पर ही ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस डॉक्टर को भी बनानी होती है और मरीज को भी इसके लिए जागरूक होना होता है। इसी मकसद से ही हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के प्रति जागरूक हों। बिल्कुल। ब्रेन ट्यूमर पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। उसके पहले चूंकि ब्रेन, इसका मतलब हमारे सिर में जो तकलीफ होती है, लोग उसको सबसे पहले समझ लें। कई बार ये होता है कि सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है आपको, या लगातार सिर में दर्द हो रहा है, सिर के किसी एक हिस्से में दर्द हो रहा है। ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो सामान्य तौर पर किसी गंभीर बीमारी का इशारा करते हैं? जी जी, इसके पहले मैं थोड़ी सी मोटी मोटी बातें ब्रेन ट्यूमर के बारे में बता देना चाहूँगा। ट्यूमर का मतलब होता है, लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब होता है स्वेलिंग या गांठ। कहीं पर भी एक गांठ हो जाती है, हम उसे ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब हुआ ब्रेन के अंदर बनने वाला ट्यूमर या गांठ। तो ब्रेन के अंदर कोई भी चीज जो रहती है वो ट्यूमर बना सकती है। जैसे कि ब्रेन के ऊपर की बाहरी कवर होती है, जिसे हम मेनिंजस कहते हैं, उससे भी ट्यूमर बन सकता है। ब्रेन के अंदर जो पेरेन्काइमा है, जो सेल्स होते हैं उसकी वजह से भी ट्यूमर हो सकता है। और ब्रेन के अंदर जो खून की नसें होती है, वहां से भी ट्यूमर बन सकता है। मुख्यतः ब्रेन के जो ट्यूमर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ज्यादातर जो ट्यूमर ब्रेन में होते हैं वो शरीर के किसी दूसरे हिस्से से ब्रेन में खून के जरिए पहुंचते हैं, उनकी तादाद ज्यादा होती है। और जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, जो वहीं पर बनते हैं, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन वो भी तरह तरह के सिम्टम देकर मरीज को परेशान कर सकते हैं। जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है उसमें भी 2 तरह के ट्यूमर होते हैं जो ब्रेन में खुद बनते हैं। एक जो होता है बिनाइन ट्यूमर होता है, जो कि बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, और दूसरा जो होता है वो कैंसरस ट्यूमर होता है, जिसे हम मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, जो ट्यूमर के प्रकार पर निर्भर नहीं करते हैं, वो मुख्यतः होते हैं सिर दर्द। और ऐसा सिर दर्द जो अचानक ही तीव्रता में बढ़ गया हो और रात को मरीज को नींद से उठा देता हो, या सुबह उठने पर बहुत तेज होता हो, और जो दवाई देने पर थोड़ा राहत, जो थोड़ा ठीक हो जाता हो, लेकिन फिर से बढ़ जाता हो, तो ऐसा सिर दर्द जो है ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। और ऐसा सिर दर्द जो खासकर वोमिटिंग के बाद, उल्टी के बाद थोड़ा ठीक हो जाता हो, वो भी ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर सिरदर्द के साथ ज्यादा उल्टी आती हो, खासकर सुबह सुबह उल्टी आती हो, तो समझना चाहिए कि ये भी शायद ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा मिर्गी जैसे लक्षण आए, किसी को झटके आए, खासकर ऐसा मिर्गी जो एक शरीर के हिस्से से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलता हो, तो वह भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर हुआ है, ब्रेन के किस हिस्से पर हुआ है, उस पर निर्भर करेगा कि कैसे लक्षण आएंगे। अगर ब्रेन के सामने वाले हिस्से में, जिसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं, वहां आसपास कहीं ट्यूमर है, तो मरीज के स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कुछ मरीज बहुत डल हो जाते हैं, डिप्रेस से हो जाते हैं, और कुछ मरीज बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। तो
तो ये लक्षण फ्रंटल लोब ट्यूमर्स में, सामने वाले ट्यूमर्स में हो सकते हैं। अगर ब्रेन का ट्यूमर दिमाग के बाएं साइड में है तो उसकी वजह से राइट साइड में लकवे का असर आ सकता है, झुंझुनी आ सकती है, सुनपन हो सकता है और बोलने समझने में अड़चन हो सकती है। वैसे ही अगर ब्रेन ट्यूमर पिछले हिस्से में हो रहा हो, ऑक्सीपिटल लोब में, तो मरीज की नजर में परिवर्तन आ सकता है, कम हो सकती है, धुंधली हो सकती है। और निचले हिस्से में अगर हुआ तो हो सकता है मरीज को डबल दिखाई पड़े। ऐसे लक्षण जो है इस तरह से ब्रेन ट्यूमर के लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिन्हा, काफी विस्तार से आपने लक्षण को बताया, लेकिन एक सामान्य चीज जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है वो है माइग्रेन या सिर में दर्द, असहनीय दर्द। और माइग्रेन में भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आपने बताया कि माइग्रेन अगर बहुत तेज आपको हो रहा है तो वोमिट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो क्या इसको माइग्रेन समझकर ही इलाज कराना कई बार खतरनाक हो सकता है कि हम समझ रहे हैं माइग्रेन है और ये ट्यूमर हो, तो क्या ये खतरा बढ़ सकता है? बिल्कुल मैडम, बहुत ही एग्जैक्टली बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि माइग्रेन में भी वॉमिटिंग हो सकती है और होती है कई मरीजों में, सभी में नहीं होती है यद्यपि। तो इसे डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। माइग्रेन का जो दर्द होता है अधिकांश लोगों में एपिसोडिक होता है, मतलब आता जाता रहता है अधिकांश लोगों में, और पहले से ही मरीज को पता होता है कि ये हेडेक जो है मेरा माइग्रेन वाला हेडेक है। और उसके कैरेक्टर में अगर अचानक चेंज आ जाए, जो हेडेक एपिसोडिक था, बीच बीच में हो रहा था, वो अचानक लगातार होने लग जाए, तो जिस मरीज को माइग्रेन है उसे भी इस चीज पे डाउट करना चाहिए कि ये शायद मेरा माइग्रेन का हेडेक नहीं है और मुझे एक बार इवेलुएट कराना चाहिए। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक है वो सुबह के वक्त और होता है खासकर, और रात को नींद से उठा देता है शुरुआती स्टेज में। बाद में तो ये दिन भर रहने लग जाता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है कि रात में ज्यादा होता है, सुबह ज्यादा होता है। जबकि माइग्रेन का हेडेक जो होता है यूजुअली नींद आने पर, सो जाने पर कम हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अब इसके अलावा माइग्रेन के मरीजों में और दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, मतलब आवाज से और रोशनी से आवर्षण होता है, उन्हें इरिटेबिलिटी होती है, और कई लोगों को आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जांच वाले पार्ट पर हम जाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उसके पहले मैं ये जान लूं, और हमारे दर्शकों के लिहाज से भी जानना जरूरी है कि किस उम्र में ये हो सकता है और किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है। क्या इसके पीछे भी कोई कारण होता है कि ट्यूमर बन रहा है शरीर में? जी, ऐसा कहें तो नो एज इज इम्यून टू ब्रेन ट्यूमर। किसी भी एज में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, यद्यपि जो पीक एवरेज माना जाता है वो 55 से 60 साल के बीच के लोगों में ज्यादा माना जा सकता है। लेकिन बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर होता है, और एकदम बूढ़ों में भी, 80 की उम्र में, 90 की उम्र में भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो कोई एज इसमें इम्यून नहीं है। इसके अलावा ये दोनों ही सेक्सेस में होता है, दोनों ही जेंडर में, मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। और इसकी वजह अगर देखें हम तो बहुत ज़्यादा क्लियर कट वजह अधिकांश केसेस में नहीं मिलती है। जैसे कि बाकी जगह के ट्यूमर में हम कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के संदर्भ में ऐसी बात नहीं है। लेकिन फेमिलियल ट्यूमर कुछ लोगों में हो सकता है, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 टाइप 2 होती है, उसमें फैमिली में ट्यूमर हो सकता है। लेकिन अधिकांश लोगों में फेमिलियल ट्यूमर नहीं होता, यह भी समझने वाली बात है। दूसरा, जैसे बचपन में किसी को रेडिएशन की थेरेपी मिली हो किसी वजह से भी, ट्यूमर की वजह से, किसी वजह से, तो बढ़ने पर उम्र बढ़ने के साथ में दोबारा ट्यूमर होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा कहीं भी आपने सुना भी होगा कि एटम बम वगैरह जब कहीं पर फटते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी वगैरह में हुआ था, उसके बाद कुछ लोगों में ट्यूमर की संभावना बढ़ गई थी। इसके अलावा बाकी जो जितने भी और कारण समझे जाते हैं उनके लिए कोई प्रमाण नहीं है, जैसे कि चोट लगने के बाद, या मोबाइल यूज करने के बाद, या पेस्टिसाइड यूज करने के बाद, ये इसमें अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि इनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है। डॉक्टर साहब, शरीर के जो बाकी हिस्से हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उसमें लापरवाही लोग कर देते हैं और बीमारी 4th स्टेज तक पहुंच जाती है, फिर तो ये दिखता ही नहीं है, मतलब केवल लक्षण से ही आपको करना है। ऐसे में लगता है आपको कि लोगों की लापरवाही या खुद से मेडिकेशन या पेन किलर्स इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। कौन सा वो स्टेज है जिस समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बात सच है कि जो मामूली सिर दर्द है वो ज़्यादातर लोगों को होता है, ब्रेन ट्यूमर कम लोगों को होता है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर चूंकि सीरियस इशू है,
इसलिए शुरुआती स्टेज में अगर इसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो क्योर होने की संभावना ग्रेड 1 वाले ट्यूमर्स में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर किसी को लगातार सिर दर्द रह रहा है जो सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं ये किसी सीरियस गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं है जिसमें कि ब्रेन ट्यूमर इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई परसिस्टेंट हेडेक बना हुआ है तो फिर आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए और एक उचित डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सीटी स्कैन या एमआरआई करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब आप तक पहुंचते हैं मरीज या कोई भी पेशेंट जब पहुंचता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचने से पहले, वो कई जगह इलाज कराने के बाद जब उनको लगता है कि नहीं अब जाना चाहिए, तब तक बीमारी शायद बढ़ जाती है। आपको लगता है कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या ऐसी कोई जांच है जिससे खुद ही एक कंफर्म किया जा सके या आपको कंसल्टेंट से कंसल्ट करना ही चाहिए? देखिए, सामान्य व्यक्ति कोई भी जांच करा के जान लेगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट किए जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट के साथ ही टेस्ट होते हैं तो ही मालूम पड़ता है। कई बार की मिस हो जाती है, सिंपल प्लेन एमआरआई या सीटी स्कैन करते हैं तो। इसलिए अपने हिसाब से कोई जांच ना कराएं, किसी डॉक्टर की सलाह ले लें और उसके बाद ही जांच करवाएं। अपने हिसाब से कोई जांच करा के आश्वस्त होने की कोशिश ना करें, क्योंकि चीजें मिस हो सकती हैं। बिल्कुल। आज कौन कौन सी जांच उपलब्ध है डॉक्टर साहब, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर जैसे बीमारी का ट्रीटमेंट करना जांच का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। कौन कौन सी जांच है और कितनी गहराई तक इस पर हम सटीक डिसीजन ले पा रहे हैं मेडिकल साइंस में? जी, मुख्य रूप से जो जांचें हैं वो सीटी और एमआरआई ही है, बेसिक टेस्ट। लेकिन इसमें भी प्लेन के साथ में कॉन्ट्रास्ट जरूर दिया जाना चाहिए, तभी उसकी पूरी विस्तृत जानकारी मिल पाती है। साथ में एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की जांच होती है, जो कि और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्यूमर के संबंध में बताती है कि ये कहीं कैंसरस है या नॉन कैंसरस है या शरीर के किसी और हिस्से से आया है। इसको समझने में उसके द्वारा मदद मिलती है। इसके अलावा ब्रेन बायोप्सी की जाती है, जिससे कि ब्रेन जो ट्यूमर है उसके एग्जैक्ट कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। वो सर्जिकल ऑप्शन होता है। इसके बाद ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर हम चर्चा करते हैं डॉक्टर सिन्हा, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर सुनते ही कोई भी व्यक्ति डर जाता है, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल मानी जाती है। आपको क्या लगता है कि आज सर्जरी में हम कहाँ पर हैं, अपने आप को हम कहाँ पाते हैं इस तरीके की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो ग्रेड के हिसाब से ट्रीटमेंट तय होता है। हमारे पास 4-5 ऑप्शन है ट्रीटमेंट के। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कि बहुत कुछ करने को नहीं होता, या शुरुआती स्टेज में हम कुछ दवाइयां दे के उसके सूजन को कम करते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक्स मतलब दौरा रोकने वाली दवाइयां अधिकांश मरीजों में यूज करनी पड़ती हैं, क्योंकि ट्यूमर की वजह से दौरे आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, बेहोशी के दौरे, मिर्गी के दौरे। तो इसके अलावा जो है मुख्य जो आधार हैं ट्रीटमेंट के, उसमें है सर्जरी। दूसरा है रेडियो सर्जरी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रेडिएशन देकर ट्यूमर को गलाने की या खत्म करने की कोशिश की जाती है। तीसरा है जो कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी है, जिसमें बिजली की सिकाई कहते हैं जो लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में, तो वो एक उपाय है। और उसके बाद होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ गोलियां दी जाती हैं। यद्यपि अन्य बीमारियों की तरह कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है ब्रेन ट्यूमर के संदर्भ में, लेकिन कुछ बीमारियों में इसका अच्छा योगदान है। तो ग्रेड 1 ट्यूमर अगर है तो उसमें, और वो एक्सेसिबल एरिया में है, जो आसानी से पहुंच में है ब्रेन के, तो उसमें ऑपरेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और क्योर हो जाता है बहुत सारे केसेस में। तो ग्रेड 1 स्थिति में अगर कोई ट्यूमर मिलता है तो उसमें आउटकम बहुत अच्छा होता है। ग्रेड 2 में भी हम देखते हैं कि अगर सही समय पर मरीज आ जाता है और आसानी से पहुंच वाली एरिया में है ब्रेन के, तो उसमें भी बहुत अच्छा आउटकम मिलता है। ग्रेड 3 में अपेक्षाकृत कम, और ग्रेड 4 अगर हो जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद नहीं हो पाती है मरीज की, लेकिन उसमें भी कुछ हद तक रेडिएशन थेरेपी के जरिए, ऑपरेशन के जरिए उसकी आयु को बढ़ाया जा सकता है और उसकी जो जो कहना चाहिए लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा हम मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रीटमेंट है, क्या ये ज़रूरी है कि ब्रेन में जो ट्यूमर है वो कैंसरस ही होगा, और अगर कैंसरस होगा तो इन स्टेप में गुजरना पड़ेगा ट्रीटमेंट के, या अगर दूसरा ट्यूमर है तो केवल उसकी सर्जरी से वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहा था कि कैंसरस और नॉन कैंसरस ट्यूमर दोनों ही होते हैं, या हर जो ट्यूमर है वो कैंसरस ही होता है?
जी बिल्कुल। हम हमारी भाषा में बिनाइन ट्यूमर कहते हैं नॉन कैंसरस को, और मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं कैंसरस को। तो जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है वो अधिकांश केसेस में क्योर हो जाता है। अगर पूरी तरह सर्जिकली रिसेक्ट हो गया, तो सर्जरी से पूरी तरह निकल गया तो क्योर हो जाता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि किस एरिया में है। अगर बहुत डीप सीटेड है, ब्रेन के बहुत ही अंदरूनी हिस्से में है, तो सर्जन उसे पूरी तरह से निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ऊपरी हिस्से में है तो आसानी से, अगर बहुत इलोकेंट एरिया में नहीं है, इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास नहीं है, तो उसे पूरी तरह निकालना संभव हो पाता है। ऐसे केसेस में पूरी तरह क्योर हो जाता है ट्यूमर। अच्छा, इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और बहुत छोटी आकृति के होते हैं, तो उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। उसे हम केवल ऑब्जर्व करते रहते हैं, साल में 1 या 2 साल में एक बार हम MRI या CT करके देखते रहते हैं उसके साइज को, और अगर मरीज को कोई सिम्टम्स आते हैं तभी उसको हम ऑपरेट करते हैं। अदरवाइज हम उसे यूं ही छोड़ देते हैं। खासकर जैसे कोई 75 साल की उम्र में डिटेक्ट हो रहा है तो उसे ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है अगर बहुत सिम्टम्स ना हो तो। और जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं उन पर लागू होती, जो मैंने पहले बातें बताई कि इसमें सर्जरी के साथ में रेडिएशन थेरेपी या रेडियो सर्जरी या कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ती है। अदरवाइज बिनाइन ट्यूमर्स में अधिकांशतः सर्जरी से बात बन जाती है। कैंसरस जो ट्यूमर है डॉक्टर साहब, और क्योंकि ये कहा जाता है कि कैंसर का भी अपना एक स्टेज होता है जैसा कि आपने भी बताया, तो इसमें सर्जरी के बाद जो रेडिएशन है वो फिर किस तरीके से काम करता है? देखिए, कई बार की क्या होता है कि ब्रेन के, जैसे अधिकांश केसेस में यूँ कह सकते हैं आप कि ब्रेन में जो ट्यूमर है वो एक लोकेशन में ना हो के बहुत जगहों पे हो सकता है। जब खासकर जब ट्यूमर शरीर के किसी और हिस्से से ब्रेन के अंदर पहुंचा हो तो मल्टीपल जगह पे हो सकता है। ऐसे केसेस में सभी जगह ऑपरेट करना संभव नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ट्यूमर की साइज बड़ी होती है और ऐसे जगह पे होता है ट्यूमर जहां पर ज़्यादा आप गहराई से निकालने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन को नुकसान पहुंचने वाला होता है। पेशेंट को लकवा मार सकता है या दूसरे कुछ और डेफिसिट्स आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए पूरा ट्यूमर नहीं निकालकर कुछ हिस्सा निकाला जाता है और उसके बाद उसे रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, और रेडिएशन थेरेपी के द्वारा वो जो ट्यूमर है वो खत्म होने लगता है। लेकिन कैंसरस ट्यूमर के साथ दिक्कतें हैं कि वो बहुत अंदर अंदर तक फैला हुआ होता है, तो पूरा निकालना संभव नहीं होता, और कई बार की रेडिएशन थेरेपी जो है वो पूरी एक तरीके से परफेक्ट नहीं होती है, तो उसमें दोबारा रिकरेंस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर से दोबारा सर्जरिकल इंटरवेंशन या रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है कुछ मरीजों में। डॉक्टर साहब, ब्रेन सर्जरी को लेकर के, खास करके ट्यूमर की सर्जरी हो या ब्रेन से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि अगर ब्रेन की सर्जरी के लिए किसी को तैयार कर लिया भी जाए तो उसे ये कि अगर ये ट्यूमर निकल गया तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मेमोरी चली जाएगी, पैरालाइज्ड हो जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां भी मुझे लगता है ब्रेन की सर्जरी से जुड़ी लोगों के बीच में है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप एक बड़े कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इसके बारे में जानकारी जागरूकता के लिहाज से जरूर दें। जी देखिए, सर्जन पूरी कोशिश करता है कि मरीज को नुकसान हुए बगैर ट्यूमर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा निकाल दिया जाए। लेकिन कई बार की कुछ ट्यूमर जो होते हैं वो सचमुच में ऐसे जगह पर होते हैं जहां पर कोशिश करने पर स्मृति जा सकती है, लकवा भी मार सकता है मरीज को, या नज़र में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आजकल काफ़ी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिससे ये नुकसान बहुत हद तक कम किया जा सकता है, जिसमें से स्टीरियोटैक्टिक सर्जरीज होती हैं जिसमें काफ़ी पिन पॉइंट तरीके से, बहुत ही बारीकी से उस हिस्से में जाकर ट्यूमर को निकाला जा सकता है। और न्यूरो नेविगेशन नाम की सर्जरीज आ गई हैं जिसके द्वारा भी केवल ट्यूमर के ही हिस्से को निकाला जाता है और जो नॉर्मल टिश्यू है ब्रेन का उसको नुकसान कम पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि हर सर्जरी में मरीज को नुकसान होगा। तो ये चीज़ जो है डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए कि सर्जरी, कौन सी सर्जरी उपयुक्त होगी उस मरीज के लिए। अपने से ही डर कर उससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्यूमर का खतरा ज़्यादा है सर्जरी की तुलना में। डॉक्टर साहब, क्या ट्यूमर की टेंडेंसी ऐसी होती है कि एक बार क्योर हो जाने के बाद में दोबारा उस जगह पर ट्यूमर बन सकता है, या वो ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका है आपकी लापरवाही की वजह से कि वो ब्लास्ट हो सकता है? क्या ये संभव है या ये भी मिथ है?
बिल्कुल ठीक प्रश्न है ये। कई बार की जो है ये ट्यूमर जो है जब उसको हम छेड़ने की कोशिश करते हैं तो वो और बढ़ने लग जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन हर केस में ये नहीं होता है। और सारे ट्यूमर्स जो है वो प्राणघातक होंगे यह भी जरूरी नहीं है। शुरुआती स्टेज में अगर सर्जरी हो जाती है तो क्योर हो जाता है, और खासकर ग्रेड 1 ट्यूमर हो तो मेरे हिसाब से अगर सर्जरी के लिए ऑफर किया जा रहा है आपको कि ये सर्जरी करने से काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है तो जरूर सर्जरी करवा लेनी चाहिए। जी, सर्जरी के बाद कोई सावधानी रखने की या किस तरीके से फॉलोअप ट्रीटमेंट होता है? क्या कुछ खास सावधानी रखनी पड़ती है जो ब्रेन की सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं उनको? नहीं, कोई विशेष सावधानी नहीं रखनी होती है। शुरुआती समय में खासकर जो है काफ़ी ज़्यादा वजनदार चीज़ों को नहीं उठाना होता है और थोड़ा आराम की आवश्यकता होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचना होता है। उसके अलावा जो सर्जन आपको एडवाइस देते हैं पोस्ट ऑप पीरियड में वो फॉलो करनी होती। कुछ दवाइयाँ नियमित रूप से खानी होती है, उन्हें नियमित रूप से खाना चाहिए ताकि रिकरेंस के चांसेस को कम किया जा सके और दौरा आने की संभावना को कम किया जा सके। डॉक्टर साहब, लंबे समय से आप इतने बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस को भी आपने हैंडल किया है। क्या कोई एक ऐसा अनुभव है जो साझा करना चाहें आप कि पेशेंट आप तक पहुंचा हो और वो क्योर होके गया हो? एक डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कोई ऐसा अनुभव है जो आप साझा करना चाहें हमसे? हाँ, रिसेंटली हमने एक पेशेंट देखा जिनको काफ़ी दौरे आ रहे थे, रिकरेंट सीजर्स हो रहे थे, मतलब दिन में ही 5-6 बार दौरे आ गए और पेशेंट लगातार बेहोश था। और जब उसे हमने उसका स्कैन कराया तो देखा कि उसमें एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसे दौरे आ रहे हैं, जबकि उसे और कोई दूसरी समस्या नहीं थी। इसका मतलब ये था कि ट्यूमर ही उसके दौरों के लिए जिम्मेदार है। और जबकि पेशेंट पूरी तरह कोमेटोज जैसा, ऑलमोस्ट कोमेटोज जैसा स्थिति में हमारे पास आया था, उसे हमने दौरे की दवाइयों के द्वारा उनके दौरों को कंट्रोल में किया। उसके बाद हमारे न्यूरो सर्जन ने उसके ऑपरेशन की और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके दौरे भी नहीं आ रहे हैं, ना ही और कोई सिम्टम है। उसने अपने सिर दर्द के सिम्टम्स को इग्नोर किया था शुरुआती स्टेज में। मोस्ट लाइकली उसकी वजह से ये जो रिकरेंट जो उनको दौरे आ रहे थे वो संभावना बन पाई। अदरवाइज शुरुआती स्टेज में अगर आ गए होते तो ये जो खतरनाक स्थिति बनी थी वो भी नहीं बनती। तो समय पर आना बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है आज के लिए। आई थिंक वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर पर सभी के लिए मैसेज। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी है डॉक्टर साहब आपने दी और जागरूकता हर चीज के लिए जरूरी है। जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो भी यहाँ पर हमारे लिए जागरूकता जरूरी है और खास करके ब्रेन जैसी प्रॉब्लम में अगर आप जूझ रहे हैं तो सर दर्द को इग्नोर ना करें। अगर ये सर दर्द लगातार आपके साथ बना हुआ है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये गंभीर बीमारी का इशारा कर सकता है। शुक्रिया आपका सिन्हा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।